ईयर 1989। 11 साल का कोलियर लैंड्री रात को बड़े आराम से अपने घर पे सोया होता है कि तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। इस सब से कोलियर इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो अपने रूम से बाहर जाकर ये देखे कि आखिर उसके घर पे चल क्या रहा है। सुबह उठकर वो सबसे पहले अपनी मोम नोरीन के रूम में जाता है, जहाँ उसे नोरीन नहीं मिलती। उसे बताया जाता है कि नोरीन बिना किसी को बताए घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन कोलियर इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि उसकी मॉम उसे अकेला छोड़कर कहीं जा सकती है। आखिर सच क्या था? क्या सच में नोरीन अपनी फैमिली को छोड़कर जा चुकी थी या फिर उसके गायब होने के पीछे कुछ और ही वजह थी? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड नोरीन, डॉक्टर जॉन बॉयल एंड देयर सन कोलियर। कोलियर मैन्सफील्ड ओहायो में अपने फादर जॉन बॉयल, मदर नोरीन और एडॉप्टेड सिस्टर एलिजाबेथ के साथ रहता था। उसके फादर जॉन बॉयल पेशे से एक डॉक्टर थे और इसी वजह से लगभग पूरे शहर के लोग उन्हें जानते थे। डॉक्टर जॉन प्रोफेशनली तो बहुत सही इंसान था, बट एज अ पर्सन उसके अंदर कई सारे फ्लॉज थे। वो शॉर्ट टेम्पर था और अक्सर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाया करता। जब भी वो गुस्से में होता तो उसका एक नया ही रूप देखने को मिलता। इवन कि वो अपने 11 साल के बेटे कोलियर को भी अक्सर बुली किया करता था और उसे गंदी गंदी गालियां देने से भी पीछे नहीं हटता। उसके इसी बिहेवियर को लेकर नोरीन उससे बिल्कुल खुश नहीं थी और दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते। एक दिन डॉक्टर जॉन कोलियर को शेरी नाम की एक लड़की से मिलवाता है। तभी कोलियर की नज़र शेरी की एक रिंग पर पड़ती है और उसे याद आता है कि सेम ही रिंग उसने अपनी मॉम के पास भी देखी है। साथ ही वो नोटिस करता है कि जॉन शेरी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, जबकि अपनी फैमिली के साथ उसका बिहेवियर एकदम ही उल्टा था। ये सब देखकर कोलियर को शक होता है कि उसके फादर जॉन और शेरी के बीच में जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। जिसके बाद घर पहुंचकर कोलियर ये बात अपनी मॉम को बताता है। नोरीन ये सुनकर हैरान तो नहीं होती, लेकिन हाँ, उसके चेहरे पे निराशा साफ देखी जा सकती थी। दरअसल नोरीन को जॉन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वो अब तक अपने बच्चों की वजह से चुप थी। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और नोरीन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि जॉन उनके बेटे कोलियर को इस सब में इन्वॉल्व कर रहा था। इसके कुछ दिनों के बाद नोरीन डाइवोर्स फाइल कर देती है, क्योंकि अब वो जॉन के साथ और नहीं रह सकती थी। लेकिन दोनों बच्चों की खुशी के लिए नोरीन ये डिसाइड करती है कि वो न्यू ईयर्स ईव तक जॉन के साथ ही रहेगी, ताकि उन दोनों की लड़ाई की वजह से बच्चों के हॉलीडेज खराब ना हो। इस बीच सब कुछ सही चल रहा था कि 31 दिसंबर की रात को कोलियर अपने रूम में सोया होता है और तभी उसे अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आधी रात को इतनी तेज आवाज सुनकर कोलियर डर जाता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि कोई उसका डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि उसके फादर डॉक्टर जॉन बॉयल थे। वो काफी देर तक उसे घूरते रहे और फिर दरवाजा बंद करके बिना उसे कुछ कहे वहां से चले गए। कोलियर इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अपने फादर से ये तक नहीं पूछ पाया कि आखिर वो चिल्लाने की आवाज किसकी थी और ना ही वो बाहर जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हिम्मत करके सीधा अपनी मॉम के रूम में जाता है, लेकिन नोरीन उसे वहां नहीं मिलती। वो परेशान हो जाता है और पूरे घर में नोरीन को ढूंढने लगता है, लेकिन नोरीन घर पे नहीं थी। इसके बाद वो अपने फादर से अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसके फादर उसे बताते हैं कि दरअसल तुम्हारी मॉम कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पर गई है और उसने कहा है कि वो जल्द ही घर वापस आ जाएगी। लेकिन कोलियर को जॉन की बातों पर यकीन नहीं होता और इसीलिए वो अपने रूम में जाकर अपनी मॉम की सभी फ्रेंड्स को कॉल करके अपनी मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर नोरीन है कहाँ। कोलियर उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है और उसी के कहने पे नोरीन की एक क्लोज फ्रेंड सुजैन उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। वहीं जब पुलिस डॉक्टर जॉन से नोरीन के बारे में पूछती है तो उन्हें बताता है कि 1 जनवरी की सुबह उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर नोरीन घर छोड़कर चली गई। उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है और ना ही मैंने उससे पूछने की कोशिश की। इसके बाद जॉन पुलिस से ये जानना चाह रहा था कि आखिर पुलिस को ये कैसे पता चला कि नोरीन घर पे नहीं है। तो पुलिस उसे बताती है कि उन्हें नोरीन की एक फ्रेंड की तरफ से कॉल आया था और उसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। दरअसल कोलियर जॉन से बहुत डरता था, लेकिन उसे शक था कि हो ना हो उसकी मॉम के गायब होने के पीछे उसके फादर का हाथ है। इसीलिए उसने खुद पुलिस को कॉल ना करके सुजैन को कॉल करने के लिए कहा।
नोरीन को गायब हुए कुछ दिन बीत चुके थे और उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस अभी तक डॉक्टर जॉन की बातों को ही सच मानकर चल रही थी। उन्हें यही लग रहा था कि किसी बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ और नोरीन गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन जब ऑफिसर मेस्मोर कोलियर से पहली बार मिलते हैं तो वो उन्हें बार बार यही कह रहा था कि उसकी मॉम उसे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और उसे शक है कि उसके फादर ने उसकी मॉम को मार दिया है। कोलियर सिर्फ 11 साल का था और पुलिस को उस पर पूरी तरह से यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पुलिस कोलियर की ग्रैंड मदर क्रिस्टीन बॉयल्स से पूछताछ करती है। वो कोलियर की बात को झुकलाते हुए उन्हें बताती है कि 3 साल पहले भी नोरीन और जॉन के बीच में झगड़ा हुआ था। नोरीन तब भी बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई थी और अगले दिन वो अपने आप ही वापस भी आ गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर जॉन घर पे नहीं था। दरअसल वो अपने नए घर को देखने कुछ दिनों के लिए एरी पेंसिल्वेनिया गया हुआ था, जहाँ वो लोग जल्द ही शिफ्ट होने वाले थे और इसीलिए उसने अपनी मोम क्रिस्टीन को दोनों बच्चों की देखभाल के लिए अपने घर बुला लिया। वहीं जॉन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे नोरीन के जाने का कोई दुख है। वो इतना काम और नॉर्मल बिहेव कर रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जब नोरीन के बारे में उनके एक नेबर से पूछती है तो वो उन्हें बताता है कि 1 जनवरी की सुबह वो जल्दी ही उठ गया था और उसने किसी को भी डॉक्टर जॉन बॉयल के घर के बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर पुलिस को जॉन पर थोड़ा शक होने लगता है। इसके बाद पुलिस जल्दी से सर्च वारंट के साथ फोरेंसिक टीम को लेकर जॉन के घर पे रेड कर देती है। उन्हें वहां कुछ खास एविडेंस तो नहीं मिलता, लेकिन इस बार ऑफिसर मेस्मोर को कोलियर के साथ पहली बार अकेले में बात करने का मौका मिलता है। कोलियर पुलिस को पूरी डिटेल में बताता है कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ था। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब उसके फादर डॉक्टर जॉन उनके नए घर जो कि एरी पेंसिल्वेनिया में बन रहा है वहां से वापस लौटे तो उन्हें आर्म्स और शोल्डर में पेन फील हो रहा था और उसने खुद उनकी आर्म्स पर लिनामेंट अप्लाई किया था। इससे पहले कि कोलियर पुलिस को थोड़ी और डिटेल बता पाता तभी उसकी ग्रैंड मदर क्रिस्टीन वहां आकर खड़ी हो जाती है और उसे वहां देखकर कोलियर एकदम शांत हो जाता है। ऑफिसर मेस्मोर समझ चुके थे, इसीलिए वो कोलियर से और ज्यादा सवाल नहीं पूछते और लास्ट में उसे अपना एक कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। कोलियर सिर्फ 11 साल का एक बच्चा था और अक्सर इस उम्र में बच्चों के बयान इतने एक्यूरेट नहीं होते कि उनके बेस पर केसेस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस केस में कोलियर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रख रहा था उसने मेस्मोर को उस पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। खैर अब कोलियर के पास मेस्मोर का पर्सनल नंबर था और वो किसी भी हालत में मेस्मोर के साथ बात करना चाह रहा था। इसलिए वो अगले दिन स्कूल जाकर अपनी प्रिंसिपल को ऑफिसर मेस्मोर को कॉल करने के लिए कहता है। कॉल करने के कुछ ही टाइम के बाद ऑफिसर मेस्मोर स्कूल पहुंच जाते हैं। दरअसल कोलियर को शक था कि अगर उसके फादर ने उसे पुलिस से कहीं बात करते हुए देख लिया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए उसने मेस्मोर को कॉल करके स्कूल में ही बुला लिया ताकि वो इस केस में पुलिस की उसकी मां को ढूंढने में हेल्प कर सके। कोलियर मेस्मोर से ये भी कहता है कि वो आज घर जाके खुद ही पूरा घर तलाश करने वाला है ताकि उसे कोई ऐसा क्लू मिल सके जिससे उसकी मां को ढूंढने में आसानी हो। मेस्मोर उसे ऐसा करने से साफ मना करता है क्योंकि उसे शक था कि अगर डॉक्टर जॉन बॉयल सच में कल्प्रेट है तो ऐसा करने पे वो कोलियर को भी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन कोलियर उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे वो अपने फादर की नजर में आए। एट लास्ट कोलियर अपने कॉन्फिडेंस से ऑफिसर मेस्मोर को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कई हफ्तों तक कोलियर अपने स्कूल में ऑफिसर मेस्मोर से मिलता रहा। वो जब भी मेस्मोर से मिलता हमेशा अपनी मॉम के बारे में ही पूछता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस नोरीन को ढूंढने में अभी तक नाकाम हो रही थी। वहीं मेस्मोर को छोड़कर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ये मान चुका था कि डॉक्टर जॉन बॉयल सच बोल रहा है और नोरीन के गायब होने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। पुलिस को यही लग रहा था कि शायद डॉक्टर जॉन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर नोरीन घर छोड़कर चली गई, क्योंकि इतना इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी डॉक्टर जॉन के खिलाफ एक भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था जिससे ये साबित हो सके कि डॉक्टर जॉन ही मेन कल्प्रेट है। इसलिए पुलिस अब जल्दी से इस केस को क्लोज करना चाह रही थी। वहीं एक दिन कोलियर अपने फादर के साथ उनके ट्रक में कहीं जा रहा था। डॉक्टर जॉन गैस फिल करने के लिए गैस स्टेशन में रुकते हैं। जैसे ही वो पेमेंट करने के लिए अंदर जाते हैं तभी कोलियर गाड़ी के अंदर चेकिंग करने लगता है। चेकिंग करते हुए उसे गाड़ी के अंदर 2 फोटोग्राफ्स दिखते हैं। दरअसल वो दोनों फोटोज डॉक्टर जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड शेरी के थे जो कि काफी खुश दिख रहे थे और वो दोनों डॉक्टर जॉन के नए वाले घर में खड़े थे। कोलियर दोनों फोटोज को ले जाकर मेस्मोर को देता है और उन्हें देखकर मेस्मोर के माइंड में एक बात स्ट्राइक करती है कि उसने
हर पॉसिबल एंगल से केस को इन्वेस्टिगेट कर लिया था, लेकिन उसने कभी भी शेरी वाले एंगल को कंसीडर करके केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इसके बाद शेरी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां उससे नूरीन से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, पर उसे इन्वेस्टिगेट करके भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं जब ये बात डॉक्टर जॉन को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर कोई उसका करीबी पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि बिना इस चीज़ के पुलिस के हाथ वो फोटोग्राफ्स लगना इम्पॉसिबल था। इसके बाद वो कोलियर से कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कल ही ये घर छोड़कर फ्लोरिडा जा रहे हैं। ये पता चलते ही कोलियर रात में मैसमोर को कॉल करके सारी बात बता देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो अपने फादर के साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे शक है कि शायद उसके फादर को पता चल चुका है कि कोलियर ने ही वो फोटोग्राफ्स पुलिस को दिए थे। ऑफिसर मैसमोर कोलियर से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अगली सुबह जब कोलियर उठता है तो मैसमोर द्वारा भेजे गए 2 ऑफिसर कोलियर को उसका बैग पैक करके उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। दरअसल कोलियर इस केस में इकलौता विटनेस था और इसी वजह से अब पुलिस को कोर्ट से इस बात की परमिशन भी मिल चुकी थी कि वो कोलियर को उसके फादर डॉक्टर जॉन बॉयल से दूर रखे। इसके बाद कोलियर और उसकी बहन एलिजाबेथ दोनों को अलग अलग फोस्टर केयर में भेज दिया जाता है। दोनों बच्चों को सेफ गार्ड करने के बाद पुलिस सबसे पहले मिशेल बाथ से मिलती है। मिशेल वही औरत थी जिसने डॉक्टर जॉन को एरी में उसका नया घर दिलवाया था। साथ ही वो उन्हें बताती है कि उस दिन घर के पेपर साइन करने के लिए जॉन के साथ एक प्रेग्नेंट लेडी भी आई थी और उस दिन जॉन बार बार घर की बेसमेंट के बारे में पूछ रहा था। ये सब जानने के बाद पुलिस का डॉक्टर जॉन पर शक बढ़ने लगता है और साथ ही पुलिस अब जान चुकी थी कि वो प्रेग्नेंट औरत नोरीन नहीं हो सकती, बल्कि वो शेरी ही थी। और अब पुलिस को नोरीन के गायब होने के पीछे का मोटिव धीरे धीरे समझ आ रहा था। इसके बाद बिना को देरी किए पुलिस डॉक्टर जॉन के नए वाले घर पे रेड कर देती है। पूरा घर छानने के बाद भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि बेसमेंट को पूरी तरीके से रेनोवेट किया गया था। तभी पुलिस की टीम का एक आदमी नोटिस करता है कि पूरी बेसमेंट में एक जगह ऐसी थी जहां की फ्लोरिंग थोड़ी सॉफ्ट लग रही थी। पुलिस को जॉन पर पहले से ही शक था, इसीलिए वो लोग बिना टाइम गवाए फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं। अभी उन्होंने खोदना शुरू ही किया था कि देखते ही देखते पूरे बेसमेंट में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, जिसके बाद वो थोड़ा और खोदते हैं और ऐसा करने पे जल्द ही उन्हें वहां किसी की लाश दबी हुई मिलती है। उस बॉडी की कंडीशन इतनी खराब थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस बॉडी को कुछ दिन पहले ही यहाँ दफनाया गया है। इसके तुरंत बाद बिना देरी किए डॉक्टर जॉन बॉयल को अरेस्ट कर लिया गया। जब ये बात ऑफिसर मैसमोर द्वारा कोलियर को बताई गई तो बेचारा कोलियर पूरी तरह से टूट जाता है और वो मैसमोर के सामने ही फूट फूट कर रोने लगता है। हालांकि अभी तक बॉडी की डीएनए रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन कोलियर को पूरा यकीन था कि ये डेड बॉडी उसकी मोम नोरीन की है और उसे उसके फादर डॉक्टर जॉन बॉयल ने ही मारा है। इसके बाद मैसमोर कोलियर से कहता है कि अब उसे अपने फादर के अगेंस्ट कोर्ट में खड़ा होना होगा ताकि ये बात कोर्ट में साबित हो सके और यही रास्ता है जिससे तुम अपनी मोम को जस्टिस दिलवा सकते हो। कोलियर ऐसा करने के लिए मान जाता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब सभी को यही लग रहा था कि उसकी मोम नोरीन अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। तब अकेला कोलियर ही था जो इस बात पर डटा हुआ था कि उसकी मोम ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि उनके गायब होने के पीछे उसके फादर का हाथ है। 4 जून 1990 कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। कोलियर एक एक करके सारी बातें डिटेल में बिना डरे जज को बताता है। इसके बाद डॉक्टर जॉन की गर्लफ्रेंड शेरी भी कोर्ट में जॉन के खिलाफ बयान देती है और अब उस बॉडी की डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी, जिससे साबित हो चुका था कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि नोरीन की ही थी। अब सारे सबूत डॉक्टर जॉन के अगेंस्ट थे और इस बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जॉन को अपनी वाइफ नोरीन के मर्डर में गिल्टी पाया गया। डॉक्टर जॉन ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई कि आखिर उसका नोरीन को मारने का मोटिव क्या था, लेकिन कई सालों के बाद जब कोलियर लैंड्री इस इंसिडेंट पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तब जाकर वो जेल में अपने फादर को कन्फ्रंट करता है और वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। डॉक्टर जॉन का कहना था कि वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, वो नोरीन को कभी मारना नहीं चाहता था, लेकिन उससे वो गलती हुई और अब वो उसकी सजा भुगत रहा है। वेल जो भी हो, लेकिन डॉक्टर जॉन ने अपनी हंसती खेलती फैमिली को अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया था। उसी की वजह से कोलियर और उसकी बहन एलिजाबेथ को अलग अलग फोस्टर केयर में रखा गया, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में कभी दोबारा मिल ही नहीं पाए। खैर, इसी के साथ ये केस भी यहीं पर समाप्त होता है। तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।